बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की। तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि आज सुबह 8 बजे से हम लोग जो है ये जीए को स्टार्ट करेंगे। और जीए में जो है आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास। क्लास जो होगा ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि दो समय में होगा। एक सुबह 8 बजे है ना, ये सुबह 8 बजे, और एक रात को 8 बजे। सुबह का जो क्लास होगा इसमें हम लोग सोशल साइंस यानी एसएसटी से संबंधित विषयों को देखेंगे। इसी में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज भारत का इतिहास। और जो रात को 8 बजे आपको क्लास होने वाली है, रात की क्लास होने वाली है साइंस, और इसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायो से। तो आज रात को 8 बजे जो है ये आपका बायो का क्लास होगा, तो आप लोग साथ में बने रहें। ठीक है, तो भारत के इतिहास में आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इतिहास किसे कहा जाता है? तो इतिहास जो है ये अतीत की घटनाओं का लिखित और क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है, इतिहास में दो बातें होनी चाहिए, एक तो इसे लिखित होना चाहिए और दूसरा क्रमबद्ध होना चाहिए। लिखित का मतलब लिखा हुआ, और क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक घटनाओं को जो है ये क्रमबद्ध रूप से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो क्या जो लिखे हुए नहीं है वो इतिहास नहीं है? बिल्कुल सही है, जो लिखे हुए नहीं है वो इतिहास नहीं है। अतीत की जो घटनाएं होती है इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो लिखित नहीं है यानी अलिखित है। ठीक है, जो अलिखित है, जैसे आदि मानव का काल, जब पाषाण युग वगैरह चल रहे थे तो मनुष्य ने अतीत की घटनाओं को लिखा हुआ नहीं था, तो इसे हम कहते हैं प्राक इतिहास। ठीक है, तो जो लिखित नहीं है उसे हम लोग प्राक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री में रखते हैं। इसके अंतर्गत आता है आदि मानव का काल। आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद मानव इतिहास का कुछ भाग ऐसा है जिसमें मनुष्य ने लिखना शुरू किया, लेखन कला का विकास हुआ, परंतु इस काल में जो उन्होंने लिखा, जो लिपि का प्रयोग किया, उसे पढ़ा नहीं जा सका। यानी जो लिखित तो हैं परंतु जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका, जो अपुष्ट है। ठीक है, तो उन्हें हम लोग रखते हैं आद्य इतिहास की श्रेणी में। ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमें मिली है परंतु इसे नहीं पढ़ पाए हैं हम, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आद्य इतिहास की श्रेणी में आती है। इसके बाद जो तीसरा टाइप हो सकता है वो है लिखित और पुष्ट, यानी जो लिखित भी है जिसे हम पढ़ भी सके हैं और जो क्रमबद्ध रूप में है उसे हम कहते हैं इतिहास। और इतिहास के अंतर्गत हम लोग वैदिक युग से लेकर के आज तक के काल को रखते हैं। ठीक है, इसी इतिहास में हम लोगों को भारत का इतिहास पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो आइए चलते हैं। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में, या इतिहास नहीं कहेंगे इसे, प्राक इतिहास कहेंगे, इसमें हम लोग आदि मानव का काल देख लेते हैं। यहाँ से कभी कभी यदा कदा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें मैं आपको कुछ खास खास चीज़ें ही बताऊंगा जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्राक इतिहास। प्राक इतिहास किसे कहते हैं ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया। तो प्राक इतिहास जो है वो मानव का ऐसा इतिहास है जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट है पृथ्वी पर मानव का उद्भव कब हुआ। तो पृथ्वी पर मानव का उद्भव हुआ कोई आज से 40 से 50 हजार साल पूर्व। ठीक है, आज से 40 से 50 हजार वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर हमारे तरह नहीं कहेंगे, मतलब आधुनिक मानव का इन्वर्जन हुआ, आगमन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम। ये बार बार आपको पूछा जाता है। तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद मानव जो है, आप जानते हैं कि मानव एक बुद्धिमान प्राणी है। जब मानव पृथ्वी पर आया तो इसने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कामों को आसान बनाने के लिए, शिकार वगैरह करने के लिए उपकरणों का निर्माण किया। और शुरू में ये उपकरण जो थे ये पत्थर के बने हुए होते थे। ठीक है, तो मनुष्य ने पत्थर से बने उपकरणों का निर्माण शुरू किया। तो इन पत्थरों से बने उपकरणों की
जो प्रकृति होती थी, नेचर होता था, यानी छोटे बड़े सुडौल बेडौल जो भी होता था, इनकी प्रकृति, साथ ही साथ इनके निर्माण में जो तकनीक यूज हुआ, जिस टेक्निक के आधार पर इन्होंने बनाया, यानी बनाने का जो तरीका था, उसके आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला प्रश्न कि पाषाण युग किसे कहते हैं, तो वह युग जिसमें मानव पत्थर के उपकरणों को बनाता था, उस युग को पाषाण युग कहते हैं। और पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, तो जो मनुष्यों ने उपकरण बनाए उनकी प्रकृति और उनकी तकनीक के आधार पर पूरे पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, आइए देखते हैं। प्राक इतिहास जो है इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला काल है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल किस आधार पर बांटा गया, तो उपकरण निर्माण की तकनीक के आधार पर और उपकरण निर्माण की प्रकृति के आधार पर। इस काल में मनुष्य ने उपकरण निर्माण के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया था वो था ब्लॉक एंड ब्लॉक या टेक्टोनियन विधि। इसे मैं आपको थोड़े आसान शब्दों में समझाता हूँ। मनुष्य ने सबसे पहले एक पत्थर को लिया और दूसरे पत्थर पर इसे पटका, तो देखा उससे छोटे छोटे टुकड़े निकले। ये टुकड़े जो होते थे, ये जो होते थे अनिश्चित आकार के होते थे, क्योंकि पटकने के बाद पत्थर से छोटा निकलेगा टुकड़ा, बड़ा निकलेगा, ये हम नहीं जानते हैं। तो इस तरह ब्लॉक एंड ब्लॉक का मतलब एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर पटक करके जो फलक निकाले गए या टुकड़े निकाले गए, उनका जब मनुष्यों ने उपकरण के रूप में यूज किया तो इसे कहते हैं ब्लॉक एंड ब्लॉक टेक्टोनियन विधि। ठीक है, ये था पूरा पाषाण काल में। इस काल में जो उपकरण बनते थे वो आकार में बड़े होते थे, भद्दे होते थे, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था। ठीक है, इसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने उपकरण निर्माण के लिए जिस विधि का प्रयोग किया ये था होलो हैमर विधि। इसमें क्या किया जाता था, एक बड़े पत्थर को रखा जाता था और एक दूसरे पत्थर से इस पर हथौड़े की तरह धीरे धीरे ठोक करके इससे टुकड़े यानी कि इसके फलक निकाले जाते थे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं होलो हैमर विधि। ठीक है, इसमें कुछ हद तक जो उपकरण थे ये पहले की तुलना में छोटे होने लगे, उपकरणों का आकार निश्चित होने लगा और उपकरण जो है ये अधिक जो थे सुंदर होने लगे, इनका आकार सुनिश्चित होने लगा। ये परिवर्तन आया मध्य पाषाण काल में। इसके बाद आते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में एक नई विधि का प्रयोग किया गया उपकरण निर्माण में, जिसे कहते हैं घर्षण और पॉलिशीकरण की विधि, यानी ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टेक्निक। ठीक है, तो इसमें मनुष्य ने क्या किया, जो होलो हैमर विधि या ब्लॉक एंड ब्लॉक टेक्टोनियन विधि के द्वारा जो पत्थर के टुकड़े निकाले गए, इस तरह से पत्थर के टुकड़े जो निकाले जाते थे, इन टुकड़ों को इस काल में बालू पानी की सहायता से दूसरे पत्थर पर रगड़ करके चिकना किया जाता था, यानी घर्षण के द्वारा चिकना किया जाता था, और इस पर जानवरों के तेल या जो चर्बी होती है इससे चमकदार पॉलिश की जाती थी। तो याद रखना है, चिकने और चमकदार उपकरण जो थे ये विशेषता है नव पाषाण काल की। तो इस तरह से आपको प्रश्न यहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो आप इसे आसानी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। जो नव पाषाण काल है, ठीक है, नव पाषाण काल को हम लोग फिर से 3 भागों में बांट सकते हैं ना। पहले तो हमने बांटा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो नव पाषाण काल है इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला इसमें है निम्न पूरा पाषाण काल, इसको हम लोग कहते हैं LPP, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, इसे कहते हैं मेसो पैलियोलिथिक पीरियड। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल यानी कि UPP, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, इन तीनों कालों में, ठीक है, आप जानते हैं कि मानव का विकास रातों रात नहीं हुआ होगा। मानव का विकास यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरह होते होते यहाँ तक पहुँचा। तो जो आधुनिक मानव था, आधुनिक मानव पृथ्वी पर कब आए, तो आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस अस्तित्व में आए उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है, इससे पहले के जितने भी काल थे इसमें मानव के पूर्वज यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो, होमो इरेक्टस हो, निएंडरथल हो, इस तरह से मानव का विकास होते होते जो होमो सेपियंस पृथ्वी पर आए, ये आए हैं उच्च पूरा पाषाण काल में। तो इसे आप याद रखिएगा कि मानव का अस्तित्व, आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस पृथ्वी पर कब आए, तो उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गई कुछ सैद्धांतिक बातें। अब चलते हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर उन पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने नोट लिखा हुआ है इसमें प्रश्नों को ऐड किया है जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का क्या आधार था। तो पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का आधार सरल ही था,
वो जंगल में भटकता था, यानी कि खाद्य संकलन करता था, फूड कलेक्शन, और साथ ही साथ में आखेटन भी करता था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का जो आधार था ये था खाद्य संकलन और आखेटन। ठीक है, फूड कलेक्शन एंड हंटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं श्रम विभाजन, कौन सा व्यक्ति क्या काम करता था। उस समय श्रम विभाजन जो था ये सरल प्रकृति का था, जो आयु और लिंग पर आधारित था। ठीक है, श्रम विभाजन सरल था, आयु और लिंग पर आधारित था। जैसे आयु के आधार पर जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होते थे वो गांव की देखभाल करते थे या घर परिवार की देखभाल करते थे, और जो जवान होते थे वो शिकार करते थे। लिंग का तात्पर्य ये हो गया कि पुरुषों के कार्य अलग होते थे और महिलाओं के कार्य अलग होते थे। पुरुषों का कार्य जो होता था ये होता था जंगल में जा करके शिकार करना, और महिलाओं का काम होता था फूड कलेक्शन यानी कंदमूल ये सब जमा करना। ठीक है, आधुनिक समाज में थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। आधुनिक समाज में अगर पूछे आधुनिक समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप कैसा है, तो आधुनिक जो काल है, आधुनिक काल में श्रम विभाजन का स्वरूप जो है ये पहले सरल था, लेकिन आज कैसा है, आज है जटिल, या इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं हम लोग विशेषीकृत। ये आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। श्रम विभाजन जो है ये है विशेषीकृत। ठीक है, विशेषीकृत यानी स्पेशलाइजेशन का क्षेत्र है। आज आयु और लिंग के आधार पर कार्य का बंटवारा नहीं होता है, आज विशेषज्ञता के आधार पर होता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो उसके पास विशेषज्ञता होनी चाहिए, जैसे कोई इंजीनियर है तो उसके पास विशेषज्ञता होनी चाहिए, भले ही वो स्त्री हो या पुरुष हो या कम आयु का हो या अधिक आयु का है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी उस समय श्रम विभाजन सरल प्रकृति का था, परंतु आज है जटिल प्रकृति का या विशेषीकृत प्रकृति का। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता को। इसके बाद है मानव द्वारा निर्मित प्रथम औजार। तो मनुष्य ने सबसे पहले जिस औजार को बनाया था वो था कुल्हाड़ी यानी कि एक्स। ठीक है, ये भी आपको बहुत बार पूछा हुआ है। ये कुल्हाड़ी जो थी ये हस्त कुठार थी, मतलब हाथ से काटने वाली कुल्हाड़ी थी। कभी कभी हस्त कुठार ऑप्शन में देता है, कभी कभी पाषाण कुठार देता है, पाषाण कुल्हाड़ी देता है या कुल्हाड़ी देता है। तो इतने सारे इसके नाम हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु। मानव ने वह धातु जिसका प्रयोग सबसे पहले किया था वो थी तांबा। ठीक है, पत्थर सबसे पहले मनुष्य पाषाण युग में था, पाषाण युग के बाद तांबे का प्रयोग किया तो मनुष्य आया ताम्र युग में। आइए फटाफट से देख लेते हैं किस तरह से किन किन चीज़ों का मनुष्य ने प्रयोग किया। सबसे पहले पाषाण युग, पाषाण युग के बाद जिसका प्रयोग किया वो तांबा, तो आया ताम्र युग। उसके बाद मनुष्य ने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया तो आ गया कांस्य युग। यहाँ कांस हो गया, इसको आकार डाल दीजिएगा, यहाँ पे कांसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लोहा, तो इसके बाद मनुष्य ने लोहे की खोज की तो मनुष्य आ गया लौह युग में। लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में हुई थी अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान से, जो उत्तर प्रदेश में है, और मतलब था उस समय के उत्तर प्रदेश में। और इसकी खोज जो की गई थी ये की गई थी उत्तर वैदिक काल में। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ये लोहा से क्वेश्चन पूछा जाता है। लोहे का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो अतिरंजी खेड़ा से। और इस समय कौन सा काल था, तो उत्तर वैदिक काल। टाइम क्या चल रहा था, तो 1000 ईसा पूर्व। यानी कि एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले पाषाण युग, पाषाण युग के बाद मनुष्य पहुंचा ताम्र युग में, ताम्र युग के बाद पहुंचा कांस्य युग में, कांस्य युग के बाद पहुंचा लौह युग में, और अभी हम जो जी रहे हैं वर्तमान में ये हम जी रहे हैं किस युग में, तो लौह युग में। एक प्रश्न और बराबर पूछा जाता है यहाँ पर कांसा से। ठीक है, कांसा का निर्माण किन दो धातुओं को मिलाकर होता है, तो याद रखिएगा तांबा और टीन को। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक युग में, ठीक है, जब वैदिक काल चल रहा था तो वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था और तांबे को क्या कहा जाता था। तो लोहा काला रंग का होता है, कृष्ण भगवान भी काले थे, इसीलिए लोहे का रंग लोहे को जो कहा जाता था ये कहा जाता था श्याम अयस, और तांबे को कहा जाता था लोहित अयस। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मिस्टेक होते हैं। तांबे को लोहित अयस कहते थे और लोहा को श्याम अयस कहा जाता था। कब, तो वैदिक काल में, चाहे ऋग वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो। ठीक है, ऋग वैदिक काल में लोहा नहीं था, इसीलिए तांबे को लोहित अयस कहते थे और लोहा को श्याम अयस कहा जाता था। ठीक है, अब आइए आविष्कार देखते हैं, कुछ किन किन चीज़ों का आविष्कार कब हुआ। जैसे कि अग्नि का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में ही कर लिया था। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, और कृषि के साथ साथ स्थायी निवास का विकास हुआ था नवपाषाण काल में। पूर्व में मनुष्य जो था ये घुमंतु यायावरी यानी कि
घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक विचरण करता था। परंतु नवपाषाण काल में क्या हुआ, मनुष्य ने कृषि करना सीखा और एक ही स्थान पर जब उसकी खाद्य आवश्यकताएं पूरी होने लगी तो वो वहीं पर स्थायी रूप से निवास करने लगा। और जब स्थायी रूप से निवास करने लगा तो क्या हुआ, वहाँ धीरे धीरे गांव बसे, गांव से शहर बसे और शहर से क्या बना, देश बना। ठीक है, तो इस तरह से विकास होगा। आगे हम लोग महाजनपद काल वगैरह में बात करेंगे। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक में, आरंभिक पशुचारण एवं कृषि समुदाय। बात करने के लिए ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ आपको 2 पॉइंट बताऊंगा जो आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि पटना से 40 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है जहाँ हिरन की हड्डियों से बने हुए वस्तुएं, है ना, हिरन की हड्डियों से बने हुए वस्तुएं बहुतायत से प्राप्त हुए हैं, बहुत मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि एक नवपाषाणकालीन स्थल है, पूछेगा आपको, एक नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ से हिरन की हड्डियों के बने हुए सामान या वस्तुएं बहुतायत से मिले हैं। तो जगह का नाम रखना है चिरांद। ठीक है, तो चिरांद कहाँ है, पटना, बिहार के पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, इसके बाद आइए, मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है। ठीक है, तो एक कब्र मिला है जिसमें कुत्ते को दफनाने का मतलब मनुष्य के साथ कुत्ते की अस्थियां भी मिली हैं। यानी यहाँ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मालिक के साथ उनके कुत्तों को भी दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये प्रमाण मिले हैं बुर्ज होम नाम के स्थान से। ये बुर्ज होम क्या है, तो बुर्ज होम जो है ये कश्मीर का नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, तो कश्मीर से एक नवपाषाणकालीन स्थल मिला है, नाम है बुर्ज होम। यहाँ मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ यहाँ से और एक चीज मिली है, गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आपको सीधा सीधा पूछता है गर्तावास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये भी मिला है बुर्ज होम, जो कश्मीरी नवपाषाणकालीन स्थल है वहाँ से। अब ये गर्तावास क्या होता है, तो गर्तावास होता है कश्मीर वगैरह में ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, अभी भी पड़ती है। तो उस समय के लोग जो है ये ठंड से बचने के लिए ज़मीन के नीचे जो है इस तरह से गड्ढे बना करके रहते थे। इसी को कहा जाता है गर्तावास। गर्त मतलब गड्ढा और वास मतलब रहना, तो गड्ढे के अंदर रहने के प्रमाण यानी गर्तावास के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो बुर्ज होम, कश्मीरी नवपाषाणकालीन स्थल। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज का क्लास थोड़ा सा छोटा है, पहला क्लास था, एक वार्म अप की तरह हो गया है। आप लोग चीज़ों को समझ करके बढ़िए, इतिहास को इस तरह से पढ़ के बढ़िए कि आपको लगे कि इसे फिर से रिवीजन करने की हमें ज़रूरत ना हो। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए और दिमाग में कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देख लिया प्रागैतिहासिक काल। कल के क्लास में हम लोग चलेंगे, आज शाम में जो क्लास होगा मैं फिर से बता रहा हूँ साइंस बायो का होगा, और कल सवेरे 8 बजे फिर से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और हम लोग अगला चैप्टर जो है ये देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो चैप्टर है ये लोगों को काफ़ी हार्ड लगता है, लेकिन मैं आपको विश्वास कीजिए कि इस तरह से यहाँ पे पढ़ाऊँगा सिंधु घाटी सभ्यता कि आपको याद भी हो जाएगी सारी चीज़ें, और यदि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात का गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए आज इतनी ही बातें करके अपने क्लास का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।